Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about austerity measures suggested by PM Modi. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. So, recently, the day before yesterday only, Prime Minister Narendra Modi has urged all of us to follow some austerity measures. Austerity measures मतलब डेली बेसिस पे कुछ जो हम लोग फ्यूल का कंजम्पशन है उसको कट डाउन अगर कर पाए, उसके अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी कुछ कुछ अगर हम कर्ब प्रैक्टिस करें, रेस्ट्रेन प्रैक्टिस करें, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बच पाए, तो ऐसी एक्टिविटीज को हमें फॉलो करना है. तो देर आर सेट ऑफ सम ऑस्टेरिटी मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड बाय पीएम मोदी बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग वेस्ट एशिया क्राइसिस. जो वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ठीक से खुला नहीं है, तो इस कारण से भारत के फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर दबाव पड़ रहा है और आने वाले टाइम में कोई सीवियर क्राइसिस ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सब सिटीजन्स को भारत के कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स प्रैक्टिस करने चाहिए, जैसा कि सजेस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. ऑफ कोर्स दीज ऑस्टेरिटी मेजर्स आर करेंटली इन वॉलेंटरी फॉर्म. ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, वॉलेंटरी है. अपने हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा इन ऑस्टेरिटी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए. तो 5 मुख्य सजेशंस उन्होंने दिए हैं. पहला है एनर्जी या फ्यूल कंजर्वेशन पे हमें काम करना है. प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करना है. कार पूलिंग कर सकते हैं, यानी कि 3-4 लोग मिल करके एक गाड़ी में ऑफिस जा रहे हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें रादर दैन यूजिंग व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल. क्योंकि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हम लोग बहुत करते हैं. क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अभी रिस्ट्रिक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस. उस पर फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा बहुत खर्च होता है क्योंकि हम बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं. तो अगर क्रूड ऑयल को हम थोड़ा बचा पाए तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा. साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम करें जितना संभव हो सके. ऑफिसेस के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें. ऑनलाइन स्कूलिंग या ऑनलाइन क्लासेस की जा सकती हैं इन ऑर्डर टू कट डाउन डेली कम्यूटेशन. उससे फ्यूल कंजम्पशन घटेगा. प्लस प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हो सके तो 1 साल तक गोल्ड परचेजेस को भी डेफर किया जाए, क्योंकि गोल्ड भी हमारा देश बहुत सारा इंपोर्ट करता है जिसमें हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है. तो अगर गोल्ड परचेजेस को भी हम लोग कम से कम 1 साल तक डेफर कर पाएँ, थोड़ा कट डाउन कर पाएँ, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा. प्लस एडिबल ऑयल, अगर हम लोग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कमोडिटी इंपोर्ट हमारा देश करता है भारत, वो है एडिबल ऑयल. तो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स का कंजम्पशन थोड़ा रिड्यूस किया जाए ताकि फॉरेक्स रिजर्व बचे. साथ ही साथ फॉरेन ट्रैवल को कट डाउन करने की सजेशंस दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. घूमना है तो देश के अंदर घूमें इस साल. अननेसेसरी जो अवॉइडेबल हैं फॉरेन ट्रैवल्स, उनको प्रिवेंट करने का सजेशन दिया है उन्होंने. वोकल फॉर लोकल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचे, देश का पैसा देश में रहे और हमारा फॉरेक्स रिजर्व कंज्यूम ना हो. क्योंकि देखिए, वेस्ट एशिया क्राइसिस तो चल ही रहा है, जिस कारण से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं. साथ ही साथ रुपया भी कमज़ोर हो रहा है हमारा. तो इस कारण से द इम्पोर्ट बिल हैज़ गॉन हाइयर. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. अगर हम लोकल करेंसी में देखें तो पेमेंट भरे $1 ही करना है, लेकिन उस $1 के लिए पहले अगर 90 रुपीज़ देना पड़ता था तो अब 95 रुपीज़ देना पड़ रहा है. तो इम्पोर्टेड आइटम्स का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो देश के अंदर चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है. 90 रुपए का सामान अब 95 का हो गया क्योंकि रुपया कमज़ोर हुआ है. तो देश के अंदर जब हम इम्पोर्टेड आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो देश की में अंदर महंगाई और बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस इंटेंसिफाई हो सकता है. तो अपार्ट फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन, inflation can also pick up if we do not cut down on excessive foreign consumption.
लेकिन ये जो आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें थोड़े से ऑल्टरनेटिव व्यूज भी डिस्कस किए गए हैं। ये आर्टिकल कहता है कि रादर देन सिंपली फोकसिंग ऑन कट डाउन ऑफ फॉरेन कंजम्पशन, जिससे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, भारत सरकार को देश के अंदर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने पे काम करना चाहिए। ये आर्टिकल कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा फॉरेन कंजम्पशन को कट डाउन करने पे फोकस किया गया तो वो इकोनॉमी के लिए नुकसान ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल में कहा गया है, तीन मुख्य बातें हाईलाइट की गई हैं। पहला, कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं जो हमारे देश की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल रहता है, जैसे मशीनरीज, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी। तो अगर हम लोग फॉरेक्स रिजर्व बचाने के चक्कर में इन चीज़ों के इंपोर्ट को रिड्यूस करते हैं तो फिर हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो सकती है। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा अगर फॉरेक्स रिजर्व को बचाने पे फोकस करेंगे तो देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो सकती है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया फॉर एग्जांपल कि 1 साल तक गोल्ड कम खरीदें। इससे होगा क्या कि ज्वेलरी सेक्टर में स्लो डाउन आ सकता है। ज्वेलरी सेक्टर में जब स्लो डाउन आएगा तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बन सकती है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस को और इंटेंसिफाई कर सकती है। तो इस तरीके से अगर हम कंजम्पशन को रिड्यूस करने पे एक्सेसिवली फोकस करें रादर देन इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्टिविटी, तो फिर हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस इंटेंसिफाई हो सकती है, ऐसा कहता है ये आर्टिकल। कई सारे इंपोर्टेड आइटम्स हम ऐसे भी मंगाते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो देश में सामान बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे फॉरेक्स रिजर्व आता है, और कई सारे आइटम्स पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर उनको असेंबल करते हैं, अपग्रेड करते हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग सीधा सीधा इंपोर्ट को कट डाउन करने पे काम करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा और जिससे फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। बट आप अगर ध्यान से देखें तो ये आर्टिकल भले कहता है ज़रूर है कि फॉरेक्स रिजर्व को बहुत ज़्यादा बचाने पे फोकस करने से देश की इकोनॉमी को नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फ़ायदा कम होगा। बट प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पेसिफिक तरीके से, टारगेटेड तरीके से कुछ-कुछ एरियाज़ में कहा है कि हमें कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। जैसे गोल्ड पे बात की उन्होंने, एडिबल ऑयल पे बात की है, फॉरेन ट्रैवल पे बात की है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मशीनरीज़, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, इनके इंपोर्ट को भी हमें रिड्यूस करना है। बात अलग है कि इस आर्टिकल में ब्रॉडर तरीके से एनालिसिस करते हुए कहा गया है कि ये जो माइंडसेट है भारत सरकार का अभी कि फॉरेक्स रिजर्व को बचाना है, इस माइंडसेट से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के बजाय भारत सरकार को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए, और मुझे लगता है मोर और लेस वही कर रही है सरकार। एट द सेम टाइम टारगेटेड तरीके से कुछ एक सर्टेन सेक्टर में या सर्टेन एक्टिविटीज़ में थोड़ा कर्ब उन्होंने सजेस्ट किया है, ऑस्टेरिटी मेजर सजेस्ट किया है। अगर इस आर्टिकल की हम बात करें तो वो कहता है कि रादर देन सेविंग डॉलर्स या फोकसिंग ओनली ऑन सेविंग डॉलर्स, वी शुड फोकस ऑन बूस्टिंग प्रोडक्शन, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। ये बात अपने जगह सही है, और कुछ हद तक जो ऑस्टेरिटी मेजर सजेस्ट किया है पीएम मोदी ने, वो भी अपनी जगह सही है। अब इसी आर्टिकल में कुछ ट्रेंड्स दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, वो जरा देख लेते हैं। ये पहला ट्रेंड है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट। तो रिसेंट टाइम में रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि रुपया लगभग डॉलर के मुकाबले 95 तक गिर चुका है, 95 रुपीस। तो रुपया कमजोर होने का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अब हमारे इंपोर्टेड आइटम्स कॉस्टली हो जाएंगे और जिससे हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एट द सेम टाइम अगर हम अपने फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो रिसेंट टाइम में जनवरी से लेकर के अप्रैल 2026 तक अगर आप देखें तो फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हुआ है, 740 से घट करके वो 700 के आंकड़े के नीचे ही जा चुका है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। तो शार्प तरीके से फॉरेक्स रिजर्व में डिक्लाइन हुआ है। और फॉरेक्स रिजर्व में वैसे तो होते हैं 4 कंपोनेंट, आपको इकोनॉमी की क्लास में मैंने सिखाया एक्सटर्नल सेक्टर में। फॉरेक्स रिजर्व में अंदर होता है फॉरेन करेंसी एसेट, यानी कि दूसरे देशों की करेंसी, स्पेशली इसके अंदर हार्ड करेंसी रखी जाती है, उसका कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है। फॉरेन करेंसी एसेट शेयर्स फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर इन फॉरेक्स रिजर्व। जैसे $700 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ओवरऑल, तो उसमें से
$550 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट रहते हैं, जैसे कि डॉलर, यूरोज एंड ऑल। रिसेंट टाइम में फॉरेन करेंसी एसेट्स भी लगातार डिक्लाइन हुए हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स के अलावा हमारे पास हमारे फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड रहता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स रहता है, साथ ही साथ रिजर्व ट्रांच रहता है। एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांच आर एसोसिएटेड विद आईएमएफ। रिसेंट टाइम में अगर आप ट्रेंड देखें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इस आर्टिकल में, ये जो ग्राफ्स हैं, तो हमारा ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व भी शार्प डिक्लाइन हुआ है, साथ ही साथ हमारा फॉरेन करेंसी एसेट विच इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, वो भी शार्प तरीके से डिक्लाइन हुआ है बिटवीन जनवरी टू मंथ ऑफ अप्रैल 2026। साथ ही साथ जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, जो पेट्रोल पंप चलाती हैं और ऑयल यानी कि पेट्रोल एंड डीजल की मेनली रिटेल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी इस ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के कारण लगातार नुकसान हो रहा है। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस अब डीरेगुलेटेड हैं। डीरेगुलेटेड का मतलब ये है कि इस पे भारत सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको रिटेल लेवल पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने के तौर पे दिखेगा। ये है मतलब डीरेगुलेशन का। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट सील्ड द कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी विथ सब्सिडी। सब्सिडी देना भारत सरकार ने 8-10 साल पहले ही बंद कर दिया ऑन पेट्रोल एंड डीजल। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डीरेगुलेशन। पेट्रोल एंड डीजल आर लीगली डीरेगुलेटेड। लेकिन फिर भी पिछले 4-5 महीनों में वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो कलेक्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल पे, वो कट डाउन कर दिया। जैसे पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने 13 रुपए से घटा करके 3 रुपए कर दिया पर लीटर, और डीजल के ऊपर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटा करके नील कर दिया। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हैज बीन कट डाउन। सो वो एक कारण रहा है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। दूसरा, ये बात सही है कि पेट्रोल एंड डीजल आर नाउ डीरेगुलेटेड, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अगर आप देखें तो ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पीएसयूज हैं, सरकारी कंपनियां हैं। आईओसीएल, अगर मार्केट शेयर की बात करें तो आईओसीएल के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, उसके बाद एचपीसीएल, फिर बीपीसीएल। ये तीनों मिलाकर के लगभग 90% तक का मार्केट शेयर है इनके पास। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो आईओसीएल, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल के पास 90% मार्केट शेयर है। अब ये हैं सरकारी कंपनियां, एंड दैट इज द रीजन वाई, दो सरकार इनको सीधा सीधा सब्सिडी नहीं दे रही है टू कट डाउन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, येट पिछले 2-3 महीनों से जब से वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट हुआ है, rather than charging higher price from customers, these companies are taking hit on their profit। तो पिछले 2-3 महीनों से ये कंपनियां प्रॉफिट पे हिट ले रही हैं अपनी, यानी कि लॉस में जा रही हैं, इन ऑर्डर टू शील्ड यू एंड मी फ्रॉम इंक्रीज्ड प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। अब नतीजा ये हुआ है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण Q1 में ही, यानी कि 3 महीनों में ही, इन कंपनियों का पिछले पूरे 1 साल का प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका है। अभी तक इन्होंने प्राइस हाइक किया नहीं है, एंड दैट हैज लेड टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द Q1 लॉस हैज वाइप्ड आउट लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। डेली बेसिस पे ये कंपनियां जो हैं लगभग 1000 से लेकर के 1200 करोड़ का लॉस झेल रही हैं। इससे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि अगर ये वॉर और चल गया, वेस्ट एशिया क्राइसिस और लंबा चल गया, जो चलने की काफी हद तक संभावना है, इतना जल्दी ये रिजॉल्व होने वाला है नहीं, तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफी लंबे समय तक लॉस झेल पाएंगी नहीं। उस केस में इनको जो अपना लॉ प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है वो कस्टमर्स तक पास करना होगा, जिससे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर इकोनॉमी में एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। हम और आप सीधा सीधा इम्पैक्टेड होंगे। अगर पेट्रोल डीजल 100 रुपए से बढ़कर के 150 रुपए लीटर हो गया, तो फिर इकोनॉमी में अलग अलग लेवल पे इम्पैक्ट होगा, सेविंग्स कम होगी, हार्ड लैंडिंग शुरू हो सकता है। तो इसके पहले कि ये सब समस्याएं शुरू हों, हमें कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने शुरू कर देने चाहिए।
So these suggestions have to be, these recommendations should be taken in a sincere manner, serious manner, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होल्ड कर नहीं पाएंगी इन केस ऑफ द करंट सिचुएशंस गेट्स प्रोलॉन्ग्ड। तो इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए क्या है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। MLFF टोलिंग सिस्टम इज बैरियरलेस स्टॉप फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम, जिसमें अब गाड़ियों को टोल बूथ पे रुकना नहीं पड़ेगा इन ऑर्डर टू पे देयर टोल टैक्स। नाउ दे कैन कीप ऑन मूविंग, उनको स्लो डाउन भी नहीं होना है, वो मूव करते रहेंगे और ऑटोमेटिकली जब वो टोल रोड पे जाएंगे तो उनके अकाउंट से जो टोल अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, ये टोल बूथ पे ऊपर लगा रहता था RFID रीडर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी रीडर, और वो RFID जो है रीडर वो हमारे फास्टैग को रीड करता था। फास्टैग को रीड करने के बाद ये यहाँ पे टोल बूथ के अंदर एक आदमी बैठा रहता था, वो कार को देखता था, वो जो व्हीकल है उसको देखता था, उसके टाइप को पहचानता था कि ये कार है या ट्रक है या बस है, और उस हिसाब से फिर वो सिस्टम में इनपुट करता था कि कार है तो इसका इतना टोल चार्जेस होता है, बस है तो अलग होगा, ट्रक है तो अलग होगा। तो बेसिकली पहले गाड़ियों को रुकना पड़ता था टोल बूथ के ऊपर, वहां पे ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी रीडर है वो तो फास्टैग को रीड कर लेता था, ठीक है, लेकिन कितना अमाउंट डिडक्ट करना है वो यहाँ पे अंदर बैठा हुआ इंसान तय करता था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द व्हीकल, और फिर उसके बेसिस पे RFID से कनेक्टेड रहता था पेमेंट सिस्टम, कोई ना कोई बैंक अकाउंट को लिंक करके रखना पड़ता RFID से, और ये जो हमारा फास्टैग है बेसिकली फास्टैग के ऊपर लगा रहता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी, उसको रीड कर लेता RFID रीडर, और फिर यहाँ पे अमाउंट इसने एंटर किया सिस्टम में, 100 रुपये 200 रुपये जो भी है, तो फिर RFID रीडर की मदद से बैंक अकाउंट से 100 रुपये 200 रुपये डिडक्ट हो जाते थे। तो पहले बेसिकली जो ट्रेडिशनल टोल बूथ हुआ करते थे उसमें भी RFID रीडर हुआ करता था, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी रीडर। ये फास्टैग हम लगा करके चलते अपनी गाड़ियों के ऊपर, और फास्टैग के ऊपर RFID होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी होता है, इसको रीड किया जाता था और फास्टैग कनेक्टेड रहता है बैंक अकाउंट से जहां से पैसे डिडक्ट होते थे। तो पहले भी ये होता था, लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती थी, एक आदमी अंदर बैठ करके तय करता था कितने पैसे डिडक्ट किए जाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द व्हीकल, कि कार है, ट्रक है, बस है, क्या है, उसके बेसिस पे। अब क्या है इस MLFF टोलिंग सिस्टम में, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम में, RFID रीडर तो होगा ही जैसे पहले हुआ करता था, साथ ही साथ कैमराज लगे होंगे जो नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज होंगे, और ये नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करके ये कैमराज खुद ही तय कर लेंगे कि ये जो व्हीकल है ये कार है कि बस है या ट्रक है, और उसके बेसिस पे फिर AI बेस्ड सिस्टम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। AI बेस्ड सिस्टम खुद ही तय कर लेगा कि इसका टोल अमाउंट कितना होना चाहिए, टोल टैक्स कितना होना चाहिए, 100 रुपये 200 रुपये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द व्हीकल, और फिर ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। So this is how this car need not to stop at the toll booth. Any vehicle need not to stop at the toll booth. They will keep on moving. ये मूव करते रहेंगे, बस कैमराज लगे रहेंगे यहाँ पे, वो कैमराज से इनका नंबर प्लेट स्टडी हो जाएगा, और साथ ही साथ नज़दीक जब आएंगे तो RFID रीडर की मदद से इनका फास्टैग का RFID रीड हो जाएगा, और वो फास्टैग जो बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है वहाँ से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये जो MLFF टोलिंग सिस्टम है, इट इज एन ऑगमेंटेशन ओवर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल टोल बूथ, जहां पे RFID का इस्तेमाल होता था, अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन
सिस्टम को भी इसके साथ ऑगमेंट कर दिया गया है, जिसके साथ ही अब ला दिया गया है MLFF टेक्नोलॉजी, जिसमें अब गाड़ियों को रुकना नहीं होगा एट द टोल बूथ फॉर टोल कलेक्शन। तो 3 स्टेप हैं बेसिकली MLFF में: व्हीकल डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, देन डेटा प्रोसेसिंग, वो डेटा प्रोसेसिंग होगा कि कार है कि बस है या ट्रक है, एंड देन ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन। तो फायदा क्या होगा MLFF टोलिंग का? रिडक्शन इन ट्रैफिक कंजेशन, ऑफ कोर्स जो हमारा लॉजिस्टिक्स स्लो डाउन हो जाता है वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा, मूवमेंट विल बी स्विफ्ट, प्लस फ्यूल सेविंग्स होगी। फ्यूल सेविंग होगी तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा, फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा, गाड़ियों को काफी लंबे समय तक टोल बूथ पे रुकना पड़ता है। लेसर फ्यूल कंजम्पशन, तो व्हीकुलर इमिशन भी कम होगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लस रेवेन्यू कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अदरवाइज पहले ह्यूमन जो टोल बूथ कलेक्टर्स होते थे तो उस केस में फ्रॉड के, लीकेज के, करप्शन के भी चांसेस थे, किसी से पैसा लिया किसी से नहीं लिया। कई सारे लोग जो हैं जबरदस्ती डरा धमका करके पैसा नहीं देते थे कि मैं पत्रकार हूं तो मैं ये नेता हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, पैसा नहीं देते थे। अब वो सब समस्या भी खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट होगा। अच्छा, एक और समस्या है, मान लीजिए कि अगर किसी का फास्टैग नहीं चल रहा है तो क्या होगा, या इनसफिशिएंट बैलेंस है तो क्या होगा? तो उस केस में इस आ, कैमरे की मदद से इनका प्लेट नंबर तो रिडक्ट आइडेंटिफाई हो ही गया है, कार का नंबर तो आइडेंटिफाई हो ही गया है, इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। जैसे अभी फाइन लगता है ना ट्रैफिक वायलेशन पे, वैसे फाइन लगा दी जाएगी। तो अगर फास्टैग नहीं चल रहा है या इनसफिशिएंट बैलेंस है तो उस केस में पेनल्टीज विल बी इम्पोज्ड डिजिटली। तो सारी समस्याएं यहाँ MLF सिस्टम से खत्म हो जाएंगी। पूरा का पूरा जो सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरी तरह से स्मार्ट हो जाएगा, AI ड्रिवन हो जाएगा। चैलेंजेस आएंगे इनिशियली, क्योंकि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो भारत सरकार के लिए एक चैलेंज रहेगा। हर जगह कैमरास फिट करने होंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिलायबिलिटी, कैमरास खराब हो गए तब क्या होगा, मेंटेनेंस वगैरह के चैलेंजेस हैं। पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करना होगा फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ MLFF सिस्टम। करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेसिकली, जिसका काम है ये MLF सिस्टम को लाना, सारे के सारे जो ट्रेडिशनल टोल बूथ्स हैं उनके जगह पे MLF सिस्टम को लाना काम है NHAI का। उसने पहला MLFF टेक्नोलॉजी लगाया है आट सूरत भारूच हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 48 पे नियर चौरसिया टोल प्लाजा। नेशनल हाईवे नंबर 48 पे पहला MLFF टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसको दिल्ली में भी 3-4 जगहों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। धीरे धीरे लक्ष्य ये है कि सारे के सारे जो हमारे ट्रेडिशनल टोल बूथ हैं उनको रिप्लेस कर देना है विथ MLFF टोलिंग। ये जो चौरसिया टोल प्लाजा है, इट हैज बिकम फंक्शनल फ्रॉम 1 मई 2026। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, एडॉप्शन ऑफ MLFF टोलिंग सिस्टम रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्मार्ट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली आपको इस टोलिंग सिस्टम के बारे में बताना है, इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं, 1-2 चैलेंजेस बता दीजिए, बस हो जाएगा ये 10 मार्कर का आपका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेहत मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर सेगमेंट से इसको रिलेट करके देखा जा सकता है। सेहत मिशन को ज्वाइंटली लॉन्च किया है भारत की 2 एजेंसीज ने मिलकर के, ICAR एंड ICMR ने मिलकर के, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इन दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरीके से इंप्रूव किया जाए ताकि पब्लिक हेल्थ का उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। दैट इज द गोल ऑफ सेहत मिशन। लोगों का सेहत इंप्रूव करना है बाय हैविंग बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो सेहत मिशन में 5 मेन फोकस एरिया है। पहला है बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब
जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं उसमें एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग इन्फ्यूज करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों के अंदर हिडन हंगर की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। हिडन हंगर मतलब ऊपर ऊपर से तो देख के लगता है कि हेल्दी है, लेकिन अंदर से एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ऐसे सिचुएशन कहा जाता है हिडन हंगर। ये तब होता है जब इंसान कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करता है लेकिन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन एंड प्रोटीन वगैरह कम कंज्यूम करता है। फिर दूसरा लक्ष्य है सेहत मिशन का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर को हम लोग थोड़ा और ऑगमेंट करेंगे विथ अलाइड एक्टिविटी, जैसे कि कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग। इससे क्या है कि फार्मर्स की इनकम बूस्ट होगी। दैट इज द नेक्स्ट गोल ऑफ सेहत मिशन। और साथ ही साथ लोगों के पास प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेस आएंगे। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज द सेकेंड कंपोनेंट। फार्मर्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ। जब फार्मर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं तो उनमें कई सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो उनके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना फॉर एग्जांपल। अब उस स्प्रे के दौरान फार्मर्स के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज में उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाए, वो तीसरा लक्ष्य है अंडर सेहत मिशन। चौथा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन की समस्याओं को कम करना। उसके लिए ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। आईसीएआर और आईसीएमआर मिल करके ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और प्रमोट करेंगे जिससे ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की संख्या या इम्पैक्ट कम हो। लोगों के पास ऐसे फूड रिसोर्सेज पहुंचे जिससे उनके ऊपर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के इम्पैक्ट कम हो। साथ ही साथ वन हेल्थ अप्रोच, ये सेहत मिशन इस पे भी फोकस करेगा कि ओवरऑल जो हमारे आसपास का इकोसिस्टम है वो सब हेल्दी बना रहे। क्योंकि वन हेल्थ अप्रोच क्या कहता है कि अगर हमारे आसपास में कुछ भी, अगर किसी भी सेगमेंट में बीमारियां आती हैं, जैसे पेड़ पौधों के अंदर बीमारियां आती हैं, जानवरों में बीमारियां आती हैं, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस एज वेल। सो द सेहत मिशन विल फोकस ऑन कीपिंग द इंटायर इकोसिस्टम अराउंड अस हेल्दी। ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाए रखने पे भी फोकस करेगा सेहत मिशन, द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ सेहत मिशन। अब सेहत मिशन को रिसेंटली कल के दिन ही लॉन्च किया गया है बाय यूनियन गवर्नमेंट। उसमें दो मिनिस्ट्रीज ने इसको मिल करके लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको दो बातें याद रखनी है सेहत मिशन से रिलेटेड। प्रीलिम्स आ रहा है तो ध्यान रखना ही है। पहला, सेहत मिशन को दो एजेंसी जिन्होंने मिल करके ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया है वो है आईसीएमआर एंड आईसीएआर, और दो जो मिनिस्ट्रीज हैं वो हैं हेल्थ मिनिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएन हैबिटेट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं यूएन हैबिटेट है क्या, न्यूज में आया है। तो देखिए, यूएन हैबिटेट इज ए यूएन एजेंसी। इसका लक्ष्य है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रमोट कराना, ताकि सबको एक ठीक ठाक सा शेल्टर मिले। दैट इज द गोल ऑफ यूएन हैबिटेट, शेल्टर फॉर ऑल। 1977 में यूएन हैबिटेट को बनाया गया था आफ्टर यूएन कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, लक्ष्य इसका है कि सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स बनाए जाए। ऐसे टाउन्स बनाए जाए जिनका इन्वायरमेंट के ऊपर भी कोई नेगेटिव डैमेज ना हो खास ज़्यादा, साथ ही साथ सोसाइटी में भी हार्मनी बनी रहे। दैट इज द गोल ऑफ यूएन हैबिटेट। इसका हेडक्वार्टर है इन नैरोबी, केनिया। यूएन हैबिटेट की असेंबली भी होती है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के जितने भी 193 मेंबर कंट्रीज हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं। 4 साल में एक बार यूएन हैबिटेट की असेंबली होती है इन नैरोबी, केनिया। रिसेंटली यूएन हैबिटेट केम इन न्यूज बिकॉज इट रिलीज्ड अ न्यू कैटलॉग। तो एक मैगजीन रिलीज किया, कैटलॉग रिलीज किया, जहां पे इसने कुछ सजेशंस दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रोइंग चैलेंजेस रिगार्डिंग हाउसिंग इनइक्वालिटी एंड बेसिक अर्बन सर्विसेज, कि इनको कैसे डील किया जाए, उसके लिए उसने कुछ सजेशंस दिए हैं। यूएन हैबिटेट क्या है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इसके ऊपर आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्माइलिंग बुद्धा एंड ऑपरेशन शक्ति से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्माइलिंग बुद्धा में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, शक्ति में कई सारे सीरीज एक्सप्लोजन्स हुए थे। काइंडेक्स इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में डिफेंस इनोवेशन एक्सेलेरेटर इनिशिएटिव है। मिशन दिव्यास्त्र, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दिव्यास्त्र इज एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि 5 विद MIRV टेक्नोलॉजी एंड सिंगल मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स। पिक्सल पार्टनर्स विद सर्वम AI
That is correct. An orbital satellite carries advanced computing hardware in space. That is also correct. ODOP of Buxa is honey. That's all from our side for today. Thanks for watching.